देखिए, इस कविता का यह दूसरा पद है। अब इसमें पहले वाले पद में उत्तर के हिमालय क्षेत्र और वहाँ के सौंदर्य वातावरण का वर्णन था, जबकि दूसरे पद में किसी अन्य पर्वत का है। अब उस पर्वत का नाम इसमें है, हम बताएंगे आगे चलकर, लेकिन इसे हम थोड़ा सा गाएंगे। देखिए कैसे गाएंगे इस कविता को। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, ओ मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इस कविता को हम समझेंगे। देखिए कि झरने अनेक झरते, कि कोई पहाड़ है और वहां से बहुत सारे झरने झरते हैं, और हम समझेंगे कि कोई पहाड़ है छोटा सा और वहां से बहुत सारे छोटे छोटे झरने ऐसे झरते हैं, है ना। ये इसको नाम देंगे झरना। ये क्या है? झरना है। और पहाड़ है। झरने अनेक झरते हैं इस पहाड़ियों से, छोटे छोटे ऐसे झरने झरते हैं, कहीं से झरने झरते हैं, और जिसकी पहाड़ियों में, अब किसकी पहाड़ियों में, पहाड़ी का नाम इसमें है, तो चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। और उस पहाड़ी में, पहाड़ी के इलाके में, उस क्षेत्र में बहुत सारा जंगल है, वहाँ के उस निसर्ग में सुंदर ऐसे वातावरण में या फिर प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारे चिड़िया चहक रही है, अलग अलग झाड़ियों पे मस्त मगन से बैठ रही है और इधर उधर घूम रही है। और उसके साथ साथ वहाँ पर किस प्रकार के झाड़े हैं या फिर किस प्रकार के पेड़ हैं, तो पेड़ है अमराइयाँ। अमराइयों के घना वृक्ष, घने ऐसे जंगल हैं, तो हम उसको जंगल नहीं कहेंगे। जैसे कि किसी अलग अलग जातियों के जब पौधे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारा क्षेत्र उससे व्यापित होता है, तो वह उसे हम जंगल कहते हैं। लेकिन इस पहाड़ी के उस इलाके, आजू बाजू के इलाके में, उस क्षेत्र में बहुत सारे आम के वृक्ष हैं, और जब एक से ज़्यादा बहुत सारे आम के वृक्ष, एक वृक्ष से ज़्यादा बहुत सारे आम के वृक्ष किसी एक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, तो उसे अमराइयाँ कहते हैं। उस अमराइयाँ घनी अर्थात एक से ज़्यादा अनेक पेड़, तो इस घनी, घनी का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो इस घनी अमराइयों में कोयल भी पुकार रही है, कोयल कुहू कुहू कर रही है। तो देखिए यह जो सुंदर दृश्य है, यह किस पहाड़ी का है, उस पहाड़ी का नाम आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है ना। संवारता, संवारने का मतलब होता है समेटना, हम समेटना, यह उसका अर्थ लेंगे। देखिए कैसे, तो बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय का मतलब होता है मलयगिरी, आपने सुना होगा, मलयगिरी नाम का पहाड़ है, तो वह मलयगिरी है ना। तो इस पहाड़ी का नाम क्या है? मलय पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? मलय पहाड़ी। और मलय पहाड़ी पर, मलय पहाड़ी का वैशिष्ट्य ऐसा है कि वहाँ पर चंदन के वृक्ष सबसे अधिक है। देखिएगा उसका वर्णन तो यहाँ पर कवि ने अपने उस शब्दों में नहीं किया, बल्कि उसका एक वैशिष्ट्य है कि वहाँ पर सबसे अधिक, अब लेकिन इतना ही किया है कि वहाँ पर एक बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, वहाँ उस झाड़ियों में पंछी चहक रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सारे झरने हैं, और ऐसे पहाड़ियों पर चंदन के भी वृक्ष हैं। चंदन के वृक्ष सुगंध देते हैं, उस सुगंधित वातावरण में चहक रही है चिड़िया, झरने झरते हैं, और साथ साथ अमराइयों में कहीं दूसरी तरफ अमराइयों में कोयल भी पुकार रही है, कुहू कर रही है। और उस पहाड़ी का नाम है मलयगिरी अर्थात मलय पहाड़। और उस मलय पहाड़ में पवन जो है, पवन बह रही है, एक सुंदर तरीके से उसका बहाव हो रहा है, और तन मन संवारती है, अर्थात वह जो पवन बह रही है तो उसकी खुशबू हमारा मन संवारती है, यानी कि मन को समेटना। समेटना का मतलब होता है कि जैसे हम कहीं
किसी दृश्य को देखने के लिए जाते हैं तो घर या फिर कहीं अन्य के विचार जो हमारे मन में होते हैं वो हम सब भूल जाते हैं और उस सुंदर नज़ारे की तरफ देखते हैं या फिर उस प्राकृतिक वातावरण की तरफ देखते हैं, तो उसको कहते हैं समेटना। अर्थात मन में जो विचार चलते थे या फिर जो भी घर के या फिर कहीं बाहर के विचार चल रहे थे वो सब मिट गए और हमारा जो मन है समेट गया, एक जगह पर आ गया और अब हम किसी दृश्य की तरफ ही ध्यान देकर उसको निहार रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर है, वे कहते हैं कि इतना सुंदर जो दृश्य है यह हमारे मातृभूमि पर है, अर्थात हमारे मेरे देश में है। मेरा देश ये कविता का नाम है, तो यह सब मेरे देश में है और इसीलिए वे कहते हैं कि यह जो भूमि है यह धर्मभूमि मेरी है। धर्मभूमि यह नाम क्यों दिया? क्योंकि वहाँ पर इस भूमि पर, हमारे भारत देश के भूमि पर, जैसे कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इन अलग अलग लोगों ने, अर्थात हम उसे महामानव कहेंगे, ऐसे महामानवों ने जन्म लिया था और उन्होंने अपने विचारों को लेकर समाज को एक ज्ञान बांटा था और अपने विचारों को समाज में बांटा था। समाज में फैले हुए अंधकार को नष्ट करते हुए उन्होंने प्रकाश फैला था, ज्ञान का प्रकाश। और ये जो ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले जो व्यक्ति है उनके इस विचारों को ही हमने धर्म समझा है, जैसे कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म या फिर भगवान महावीर का जैन धर्म, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर जातियों के बारे में देखना नहीं है दोस्तों। धर्म का मतलब जाति नहीं होता, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो भगवान महावीर ने यहाँ पर जन्म लिया तो उन्होंने अपना कर्तव्य बजाया कि समाज को ज्ञान देना। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लिया तो गौतम बुद्ध ने अपना धर्म निभाया या फिर जिम्मेदारी निभाई कि अपने विचारों को, पहले उन्होंने बहुत सारा तप करके ज्ञान हासिल किया, ज्ञान अर्जित किया और समाज के लोगों में फैलाया। इतना ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध आज भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के देशों में, अर्थात विश्व के अलग अलग देशों में आज भी प्रसिद्ध है। तो इसलिए उन्होंने इसे धर्मभूमि कहा। इसलिए ये जो धर्मभूमि है, ये जो भारत देश है, ये मेरा है। ये जो कर्मभूमि है, जहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्य किया था। कर्म का मतलब होता है कार्य करना। ये जो, जैसे कि भगवान महावीर है, गौतम बुद्ध है, इन्होंने अपने धर्म को समझकर कार्य किया था। शिवाजी महाराज है, उन्होंने अपने धर्म को समझकर कार्य किया था, जिम्मेदारी निभाई थी। इसलिए ये जो कर्मभूमि है यह मेरी है। यह जो जन्मभूमि है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, यह जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि मेरी है, इसे मैं माँ कहता हूँ। इसीलिए वे कहते हैं कि ये जो सुंदर दृश्य है, ये सुंदर दृश्य मेरे ही भारत देश में है। इसलिए उन्होंने कविता का नाम दिया मेरा देश। और इस देश का जो वर्णन है अंत के 4 छोटे छोटे एक वाक्यों में करते हैं कि धर्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि या फिर जन्मभूमि, ऐसे शब्दों का विशेषण देकर इसकी विशेषता बढ़ाते हैं। अब अगला जो पद है, तीसरा पद,